समुद्र और पहाड़ों में बहू का ससुराल और खेती। बहू देखना चिंटू कितनी तेज से रो रहा है। चुप करा इसको। दादी पानी पानी चाहिए, पानी तो। इसमें तो पानी भी नहीं है। बहू घर में पानी नहीं है, जा पानी लेकर आ। देख चिंटू की रोते रोते कितनी हालत खराब हो गई है। जी माँ जी, अभी लेकर आती हूँ। जिसके बाद रितु मटका लेकर दूर पानी भरने जाती है और पानी लाते लाते वो पसीने से पूरी तरह भीग जाती है। लो माँ जी, पानी ले आई। मम्मी और पानी दो। हाँ बेटा, जितना मन कर रहा है पी लो। चिंटू पानी पीकर थोड़ा शांत हो जाता है। वहीं सब लोग गर्मी से परेशान बैठे होते हैं। माँ जी, इतनी ज्यादा गर्मी है इस गांव में कि हालत खराब हो जाती है। ऊपर से पानी के लिए इतना दूर जाना पड़ता है, पूरा शरीर टूट जाता है। बेटा अब हम कर ही क्या सकते हैं। हमारे परिवार वाले सालों पहले यहाँ आकर बस गए थे, तब इतना सब ये नहीं था। अब तो हर साल गर्मी बढ़ती जा रही है। मम्मी, अब छोटे भाई साहब की भी शादी कर दीजिए। भाभी अकेले कितना काम करती है। छोटी भाभी आ जाएगी तो थोड़ा काम बढ़ जाएगा। अरे नहीं पल्लवी, मैं कर लेती हूँ काम। भाभी आप सुबह से रात तक लगी रहती हो। पानी भरना, खाना बनाना, कपड़े धोना, सब कुछ अकेली करती हो। बात तो सही कह रही है बेटी, लेकिन इन लोगों की दिहाड़ी मजदूरी की कमाई से कहाँ कुछ हो पा रहा है। तभी दोनों बेटे मजदूरी करके घर वापस आते हैं। उनके चेहरे धूप से लाल पड़े होते हैं। माँ, पानी देना, बहुत प्यास लगी है। आज तो धूप में जान निकल गई। रितु दोनों को पानी देती है, फिर सब लोग खाना खाने बैठ जाते हैं। अरे आज फिर सिर्फ दाल रोटी बनी है, सब्जी खाने का मन था। हाँ भाभी, कई दिन से सब्जी नहीं खाई। सब्जी इतनी महंगी हो गई है कि आपकी दिहाड़ी में मुश्किल से राशन आ पाता है। पहले जैसे दिन कहाँ रहे अब। लेकर आओ सब्जी, जो होगा देखा जाएगा। अगले दिन रितु सब्जी खरीदने बाजार जाती है और वो दुकान पर दाम पूछती है। क्या भैया, टमाटर इतने महंगे? अरे बहन जी, बहुत गर्मी है, सब चीजें महंगी चल रही हैं। रितु थोड़ा थोड़ा करके सब्जियां लेने लगती है, लेकिन दिहाड़ी के पैसे कम पड़ जाते हैं। भैया बस इतना ही दे दो, पैसे खत्म हो गए हैं। रितु कम सब्जी लेकर घर लौट आती है। इतनी जल्दी पैसे खत्म हो गए? सब्जी बहुत महंगी थी। मनीष पहली बार सोच में पड़ जाता है। अगर इतना महंगा खाते रहे तो घर कैसे चलेगा। बेटा थोड़ा बचत भी करो, अभी छोटे की शादी भी करनी है। राघव बेटा, कुछ पैसे जमा कर, तेरी भी शादी कर देते हैं। आखिर कब तक तू कुंवारा बैठेगा। बेबी आ जाएगी तो घर संभल जाएगा। बाबूजी, पहले घर तो ठीक से चल जाए। लेकिन घर की हालत ऐसी थी कि मजदूरी के पैसों से सिर्फ खाना ही पड़ता था। एक शाम सुगंधा पुराने बक्से में कुछ कागज देख रही होती है। अरे सुनिए जी, मेरी एफडी अगले महीने पूरी हो रही है। अरे सच में? हाँ, मैंने 20 साल पहले थोड़े थोड़े पैसे जोड़कर जमा की थी। सोच रही हूँ राघव की शादी कर देते हैं, नहीं तो पैसे इधर उधर खर्च हो जाएंगे। सही कह रही हो। इसके बाद सुगंधा राघव के लिए लड़की देखने लगती है। कुछ दिनों बाद सुगंधा को महिमा पसंद आ जाती है। लड़की गरीब जरूर है लेकिन संस्कारी बहुत है। मम्मी, मुझे तो भाभी बहुत अच्छी लगी। सुगंधा अपनी एफडी के पैसों से राघव और महिमा की शादी कर देती है। शादी के बाद महिमा दुल्हन बनकर अपने ससुराल आती है। अरे खुद तो खाना कम पड़ रहा था, अब एक और सदस्य बढ़ा लिया खाने के लिए। जब खिलाने की औकात नहीं है तो बहू को क्यों लाते हो। दूसरी की बेटी को भी गरीब घर में फंसा दिया। घर वाले सब कुछ सुनते रहते हैं लेकिन कुछ नहीं बोलते। महिमा ये सब सुनकर चुप हो जाती है। लोग कितनी गलत बातें करते हैं। इसके बाद रितु, पल्लवी और सुगंधा मिलकर महिमा का गृह प्रवेश करवाती हैं। आ बेटा, दाहिना पैर अंदर रख। महिमा घर के अंदर जाती है। घर बहुत छोटा था लेकिन परिवार में प्यार था। छोटा घर है लेकिन सब लोग अच्छे हैं। अगले दिन महिमा की पहली रसोई होती है। बेटा बस मीठे में हलवा बना दे और कुछ मत करना। हमारे घर में ज्यादा राशन नहीं है, बहुत सोच समझ कर चलाना पड़ता है। जी माँ जी। महिमा सिर्फ हलवा बनाती है। सब लोग बैठकर खाते हैं। अरे वाह, बहू बहुत स्वादिष्ट बनाया है। छोटी भाभी के हाथ में तो जादू है। लेकिन महिमा सोच में पड़ जाती है। मायका तो गरीब था ही, ससुराल उससे भी ज्यादा गरीब निकला। अगले दिन सुबह सूरज निकलते ही तेज गर्मी शुरू हो जाती है। बहू उठ जाओ, पानी भरने जाना है। जी माँ जी। महिमा और रितु दोनों मटका लेकर दूर पानी भरने निकलती हैं। भाभी, आप रोज इतनी दूर जाती हो?
हाँ छोटे, यही तो हमारी जिंदगी है। बहुत मुश्किल होता होगा ना। शुरुआत में तो मुझे भी बहुत परेशानी होती थी। दोनों धूप में चल रही होती हैं, रास्ते में गर्म हवा चल रही होती है। यहाँ तो सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। अभी तो सुबह है, दोपहर में और बुरा हाल होता है। पानी भरकर दोनों वापस आती हैं। अरे नई बहू को भी लाइन में लगा दिया पानी भरने के लिए। यहाँ रानी बनकर रहने को नहीं मिलेगा। महिमा कुछ नहीं बोलती और घर आ जाती है। बेटा थक गई होगी। नहीं माँ जी, ठीक हो। धीरे धीरे महिमा घर के काम सीखने लगती है। एक दिन घर में सिर्फ थोड़ी दाल और आटा बचता है। माँ जी, राशन लगभग खत्म हो गया है। अभी मजदूरी के पैसे आने में भी 2 दिन बाकी है। माँ जी, मैं थोड़ा कम खाना खा लूंगी। नहीं बेटा, ऐसा नहीं बोलते। उसी समय बाहर से पड़ोसियों की आवाज आती है। अरे इनके घर में तो 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से होती है, फिर भी बहुए लाते जा रहे हैं। महिमा को बहुत बुरा लगता है। लोग दूसरों का दुख देखकर भी ताने मारते हैं। अरे बेटा, गरीब का मजाक उड़ाना लोगों की आदत है। अगले दिन राघव और मनीष मजदूरी पर जाते हैं। तेज धूप में दोनों मिट्टी ढो रहे होते हैं। अब शरीर जवाब देने लगा है, लेकिन काम तो करना ही पड़ेगा। शाम को दोनों घर लौटते हैं। लीजिए पानी पी लीजिए। तुम भी दिन भर काम करती हो। घर तो सबका है। रात में सब लोग छत पर सोने की तैयारी करते हैं क्योंकि घर के अंदर बहुत गर्मी होती है। मच्छर भी बहुत है। दादी, यहाँ इतनी गर्मी क्यों होती है? बेटा, हमारा गांव रेगिस्तान में है ना, इसलिए। महिमा आसमान की तरफ देखती रहती है। पता नहीं जिंदगी कब बदलेगी। ऐसे सोचते सोचते महिमा की आंख लग जाती है। अगले दिन फिर सुबह जल्दी घर में काम शुरू हो जाता है। बहू उठ जाओ, सूरज निकल आया है, बहुत काम पड़ा है। छोटी जल्दी आटा गूंथ लेते, फिर पानी भरने भी जाना है। जी भाभी, अभी आई। दोनों बहुएं फिर से घर के कामों में लग जाती हैं। कोई झाड़ू लगा रहा होता है तो कोई बर्तन धो रहा होता है। इस गर्मी में तो काम करते करते हालत खराब हो जाती है। यहाँ आराम नाम की चीज नहीं है। कुछ दिन ऐसे ही निकल जाते हैं। हर दिन वही पानी की परेशानी, वही गर्मी और वही मजदूरी। एक दिन सुगंधा पूरे घर को देखकर परेशान हो जाती है। बहू, बहुत दिन हो गए हैं, घर की सफाई नहीं हुई है। देखो कितना गंदा हो गया है सब। हाँ माँ जी, बहुत धूल जमा हो गई है। तुम दोनों बहुएं मिलकर आज पूरा घर साफ कर दो। जी माँ जी, आज सब चमका देंगे। जिसके बाद दोनों बहुएं घर की साफ सफाई शुरू कर देती हैं। कोई सामान इधर रखती तो कोई उधर। महिमा एक पुराने कोने में झाड़ू लगा रही होती है, तभी उसे मिट्टी से भरा छोटा सा लकड़ी का बक्सा दिखाई देता है। अरे ये छोटा बक्सा कैसा है? मैंने तो इसे पहले कभी नहीं देखा। दोनों बहुएं बक्सा उठाकर बाहर ले आती हैं। माँ जी देखिए, ये क्या मिला? अरे ये तो तुम्हारे दादाजी और दादी जी का बक्सा है। हाँ, बचपन से पड़ा देख रहा हूँ इसे। आपने कभी खोला नहीं? नहीं बहू, कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। महिमा धीरे धीरे बक्सा खोलने लगती है। अगर इसमें कोई खजाना निकल आया तो? पल्लवी की बात सुनकर सब हल्का सा हंसने लगते हैं। अरे बेटी, कौन सा खजाना? हमारा सब कुछ तो ऐसी जगह पड़ा है कि हमें खुद नहीं पता। मतलब पापा जी? महिमा की बात सुनकर माधव थोड़ा शांत हो जाता है। हमारा असली घर यहाँ नहीं है। क्या? यह घर तो हमारे दादाजी ने बाद में बनाया था। हमारा असली घर समुद्र के बीचों बीच एक टापू पर है। समुद्र के बीच? वहाँ सच में हमारा घर है? हाँ, वहाँ हमारी बहुत सारी जमीन थी, खेती भी होती थी। हमारे परदादा बहुत अमीर थे। फिर आप लोग यहाँ कैसे आ गए? माधव पुराने दिनों को याद करने लगता है। मेरे दादाजी उस टापू से यहाँ राजस्थान कमाने आए थे। उस समय यहाँ बड़ा शहर हुआ करता था। यहाँ बहुत व्यापार होता था। सब लोग चुपचाप सुन रहे होते हैं। दादाजी ने यहाँ पर घर बनाया, पैसा कमाया, लेकिन धीरे धीरे सब लुट गया। हालात इतने खराब हुए कि बस ये छोटा सा घर बचा। और फिर धीरे धीरे गरीबी बढ़ती गई। हम कभी अपने पुराने घर वापस गए ही नहीं। किसी रिश्तेदार से भी संपर्क टूट गया। कहानी फिर से वर्तमान में आ जाती है। काश वहाँ का कोई संपर्क मिल जाए।
तभी महिमा फिर से बक्सा खोलकर देखने लगती है। उसमें कुछ पुराने कपड़े, तस्वीरें और कागज रखे होते हैं। कितने पुराने कपड़े हैं। तभी महिमा को एक पुरानी पर्ची दिखाई देती है। अरे इसमें तो नंबर लिखा है। सच में? मुझे इस नंबर पर कॉल करना चाहिए। अरे बहू छोड़ो, पता नहीं किसका नंबर होगा, अब तक तो बंद हो चुका होगा। हाँ बहू, बेकार में उम्मीद मत लगाओ। रहने दो महिमा। एक बार फोन करने में क्या जा रहा है, क्या पता हमारे पुराने घर का कोई सुराग मिल जाए। महिमा नंबर डायल करती है, फोन बजता रहता है लेकिन कोई नहीं उठाता। किसी ने नहीं उठाया, मैंने कहा था ना। महिमा दोबारा फोन लगाती है लेकिन इस बार भी कोई जवाब नहीं आता। बहू अब बस करो, फोन लगाने की जरूरत नहीं है, अपना काम करो। पुरानी बातों को भूल जाना ही बेहतर है। बस आखिरी बार कोशिश कर लेती हूँ, अगर नहीं लगा तो फिर नहीं करूंगी। महिमा तीसरी बार फोन लगाती है लेकिन इस बार भी कोई फोन नहीं उठाता। महिमा निराश होकर फोन नीचे रख देती है और बक्सा बंद कर देती है। शायद सच में नंबर बंद होगा। इसके बाद दोनों बहुएं फिर से साफ सफाई करने लगती हैं। कुछ देर बाद अचानक महिमा का फोन बजता है। अरे किसी का कॉल आ रहा है। महिमा जल्दी से फोन उठाती है। हेलो, कौन बोल रहा है? मैं भूपेश बोल रहा था। जी मैं महिमा बोल रही हूँ। महिमा कौन? महिमा कुछ समझ नहीं पाती। पापा जी, कोई भूपेश नाम के आदमी है? भूपेश का नाम सुनते ही माधव चौंक जाते हैं। क्या कहा भूपेश? माधव जल्दी से फोन पकड़ लेते हैं। हेलो भूपेश। अरे भैया आप? अरे तू जिंदा है? भैया आप लोग कहाँ चले गए थे इतने साल? घर वाले सब ध्यान से सुन रहे होते हैं। भैया आप अपने घर वापस लौट आओ, आपकी अमानत हमने आज तक संभाल कर रखी है। क्या वहां सब कुछ है अभी भी? हाँ भैया, घर भी है, जमीन भी है और खेती भी होती है यहाँ। सच में? आप लोग यहाँ आ जाओ, अब ये सब आपका है। भूपेश की बातें सुनकर सबकी आंखों में चमक आ जाती है। मम्मी, हमारा सच में बड़ा घर है, शायद अब हमारी जिंदगी बदल जाए। देखा माँ जी, मैंने कहा था ना फोन करना चाहिए। हाँ बहू, आज तेरी वजह से उम्मीद मिली है। भूपेश उन्हें पूरा एड्रेस बताता है और व्हाट्सएप पर मैप भी भेज देता है। रास्ता बहुत दूर का है लेकिन जाना तो पड़ेगा। अगले दिन पूरे घर में उसी बात की चर्चा होती रहती है। मैं तो समुद्र पहली बार देखूंगी, मैं नाव में बैठूंगा। तभी बाहर पड़ोसी फिर से बातें करने लगते हैं। अब कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? लगता है गरीब लोग सपने देखने लगे हैं। आप लोग इनकी बात मत सुनिए, हमें जरूर जाना चाहिए। हाँ, अब पीछे नहीं हटेंगे। कुछ दिन बाद सब लोग अपना सामान बांधने लगते हैं। ज्यादा सामान तो है नहीं, रास्ते के लिए थोड़ा खाना बना लो। घर का दरवाजा बंद किया जाता है। पता नहीं अब लौटना होगा या नहीं। इसके बाद सब लोग सफर पर निकल पड़ते हैं। पहले सब लोग बस में बैठते हैं। मम्मी, कितनी तेज बस भाग रही है। फिर सब ट्रेन में बैठकर लंबा सफर तय करते हैं। इतनी बड़ी ट्रेन में पहली बार बैठी हूँ। कई घंटों बाद वो लोग एक बड़े समुद्री शहर पहुंचते हैं। यहाँ कितनी ठंडी हवा चल रही है। वहां से सब लोग ऑटो में बैठकर समुद्र किनारे पहुंचते हैं। इतना सारा पानी, मैंने भी पहली बार समुद्र देखा है। फिर सभी लोग नाव में बैठते हैं। नाव हिल क्यों रही है? समुद्र है इसलिए। नाव धीरे धीरे समुद्र के बीचों बीच बढ़ने लगती है। फिर एक बड़ा टापू दिखाई देता है। शायद यही हमारा घर है। कुछ देर बाद नाव किनारे लग जाती है, जहां भूपेश उनका इंतजार कर रहा होता है। भैया! भूपेश दौड़कर माधव को गले लगा लेता है। अरे इतने साल बाद मिल रहे हैं, अच्छा हुआ आप लोग आ गए। फिर भूपेश सबको अंदर लेकर जाता है। ये आपका घर है, ये सारी जमीन भी आपकी है। सब लोग हैरानी से बड़ा सा घर देखने लगते हैं। अरे यहाँ तो 4-5 कमरे हैं, इतनी बड़ी रसोई। यहाँ तो हवा भी कितनी अच्छी है। खेतों में कुछ सब्जियां उगी हुई थीं, जबकि बाकी खेत खाली पड़ा था। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। भैया अब से सब आप संभालिए। थोड़ी देर बाद भूपेश वहां से जाने लगता है। किसी चीज की जरूरत पड़े तो बता देना। हाँ ठीक है भाई। भूपेश के जाने के बाद सब लोग घर के अंदर जाते हैं। हर जगह धूल जमी हुई थी। अरे यहाँ तो बहुत सफाई करनी पड़ेगी। कोई बात नहीं, अपना घर है।
दोनों बहुएं झाड़ू और कपड़ा लेकर सफाई शुरू कर देती है। यहाँ तो नमकीन हवा आ रही है। समुद्र की वजह से घर की चीजें चिपचिपी हो रही थी। ये सब इतना चिपचिपा क्यों है? समुद्र का नमक हवा में आता है इसलिए। थोड़ी देर बाद महिमा रसोई में जाती है। लेकिन साफ पानी कहाँ मिलेगा? यहाँ आसपास तो सिर्फ समुद्र का पानी है। मतलब खारा पानी? अरे खारा पानी पीने में कैसा होगा? खेती भी कैसे होगी? सब लोग परेशान होकर बैठ जाते हैं। कुछ न कुछ उपाय जरूर होगा। महिमा बाहर रखी पुरानी टंकी को देखने लगती है। सुनिए, मुझे एक जुगाड़ समझ आया है। क्या? अगर हम इस पानी को गर्म करें तो इसकी भाप अलग हो जाएगी। फिर? भाप को पाइप से टंकी में जमा करेंगे तो ठंडी हवा होकर मीठा पानी बन जाएगी। सच में ऐसा हो सकता है? हाँ, नमक नीचे रह जाएगा। इसके बाद सब लोग काम में लग जाते हैं। राघव और मनीष मिलकर ढेर सारा समुद्र का पानी भरते हैं। इसे यहाँ जोड़ दो। नीचे आग जलाई जाती है और धीरे धीरे पानी गर्म होने लगता है। देखो, धुआं निकल रहा है। बेटा, ये भाप है। भाप पाइप से होकर दूसरी टंकी में जाने लगती है। कुछ देर बाद टंकी में पानी जमा होने लगता है। अरे ये तो सच में पानी साफ है। बहू, तू तो बहुत समझदार निकली। अब हमें पानी की परेशानी नहीं होगी। दोनों बहुएं उसी पानी से घर साफ करने लगती हैं। अब चिपचिपाहट भी कम हो रही है। पीने के लिए भी पानी भर लिया जाता है। फिर महिमा खेत में जाकर कुछ सब्जियां तोड़ती है। यहाँ तो ताजी सब्जियां भी है। आज मजेदार खाना बनेगा। दोनों बहुएं रसोई में खाना बनाने लगती हैं। थोड़ी देर बाद सब लोग बैठकर खाना खाते हैं। अरे इतने साल बाद ताजी सब्जी खा रहा हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ की हवा भी कितनी अच्छी है। सब लोग खुशी से खाना खा रहे होते हैं, लेकिन तभी माधव धीरे से गंभीर हो जाता है। अभी परेशानियां कम नहीं हुई है, मेहनत अभी भी करनी पड़ेगी। हाँ बाबूजी, सब कुछ फिर से संभालना होगा। लेकिन अब हम सब साथ हैं, मेहनत करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। पूरा परिवार एक दूसरे को उम्मीद भरी नजरों से देखने लगता है। धीरे धीरे उस टापू पर रहने की आदत पूरे परिवार को होने लगती है। लेकिन समुद्र के बीच जिंदगी आसान नहीं थी। सुबह सूरज निकलते ही घर वाले अपने काम में लग जाते थे। भाभी, जल्दी आग जला दीजिए, नहीं तो आज पानी कम पड़ जाएगा। हाँ छोटी, आज खेतों में भी ज्यादा पानी देना है। राघव और मनीष बड़े बड़े ड्रम में समुद्र का खारा पानी भरकर लाते थे। आज लहरें बहुत तेज थीं, बड़ी मुश्किल से पानी भर पाई। लेकिन अब यही हमारा सहारा है। घर के पीछे उन्होंने बड़ा सा लोहे का ड्रम लगाया हुआ था। नीचे लकड़ियां जलती थी और ऊपर खारा पानी गर्म होता था। देखिए माँ जी, जब पानी गर्म होता है तो सिर्फ पानी भाप बनकर उड़ता है, नमक नीचे रह जाता है। मतलब भाप में नमक नहीं जाता। हाँ माँ जी, फिर पाइप से वो भाप दूसरी टंकी में जाती है, जहाँ ठंडी होकर दोबारा पानी बन जाती है। मतलब पानी उड़कर फिर वापस गिरता है? हाँ। धीरे धीरे टंकी में साफ पानी जमा होने लगता है। पहले एक बूंद पानी के लिए भी तरसते थे और अब खुद पानी बना रहे हैं। नीचे ड्रम में मोटी परत के रूप में नमक बच जाता था। अरे आज तो बहुत सारा नमक जमा हो गया है। यही नमक बाजार में बिकेगा। धीरे धीरे उनका ये तरीका पूरे टापू पर काम करने लगा। सुबह पानी बनता, दोपहर में खेती होती और शाम को नमक सुखाया जाता। समुद्र के किनारे बड़े बड़े कपड़ों पर नमक सुखाया जाता था। इसे धूप में पूरा सूखने देना होगा। अरे फिर इसे बेचकर पैसे आएंगे। अगले दिन राघव और मनीष नाव में नमक भरकर बाजार जाते हैं। पापा, ढेर सारे पैसे लेकर आना। हाँ बेटा। नाव धीरे धीरे समुद्र में आगे बढ़ती है। दोनों भाई नमक शहर के बाजार में बेचते हैं। अरे भाई, इतना साफ नमक कहाँ से लाते हो? अरे अपने टापू से। धीरे धीरे उनके नमक की पहचान बनने लगती है। उधर घर पर बहुएं खेती में जुट जाती हैं। भाभी, ये पौधे पीले क्यों पड़ रहे हैं? शायद मिट्टी में अभी भी नमक ज्यादा है। हाँ, समुद्र की हवा और जमीन दोनों में नमक है, इसलिए पौधे ठीक से बढ़ नहीं पा रहे हैं। कई बार पौधे उगते ही सूख जाते थे। इतनी मेहनत के बाद भी सब खराब हो जाता है। नहीं, हमें हार नहीं माननी चाहिए। अगले दिन सब लोग नाव में बैठकर बाहर वाले गांव जाते हैं। इतनी खाद लेने की क्या जरूरत है? मिट्टी में जैविक खाद डालेंगे तो
नमक का असर थोड़ा कम होगा, मिट्टी नरम होगी और पौधों को भी ताकत मिलेगी। सब लोग खाद की बोरियां नाव में भरकर वापस लाते हैं। इतनी भारी बोरियां उठाते उठाते कमर टूट गई है, लेकिन फसल अच्छी होगी तो सब मेहनत सफल हो जाएगी। खेतों में खाद डाली जाती है, फिर मिट्टी पलटी जाती है। अब जमीन पहले से नरम लग रही है। धीरे धीरे खेतों में हरियाली आने लगती है। दादी देखो कितने सारे हरे पत्ते। भगवान करे ऐसे ही बढ़ते रहे। कुछ दिनों बाद खेतों में टमाटर, मिर्च, लौकी और भिंडी उगने लगती है। इतने साल बाद अपने खेतों की सब्जी देख रही हूँ। अब हमें बाजार से सब्जी नहीं खरीदनी पड़ेगी। धीरे धीरे घर की हालत भी पहले से ठीक होने लगती है। टूटी खिड़कियां ठीक हो जाती हैं, दीवारों की सफाई होने लगती है। अब हमारा घर सच में घर जैसा लगने लगा है। एक सुबह डाकिया नाव से उनके टापू पर आता है। अरे माधव जी कौन है यहाँ पे? मैं हूं। डाकिया उन्हें सरकारी नोटिस देता है। ये क्या है? क्या हुआ? इसमें लिखा है कि अगर इस साल सब्जियां नहीं दी गई तो हमारा टेंडर बंद हो जाएगा। कौन सा टेंडर? माधव सोच में पड़ जाते हैं। अरे हाँ, हमारे परदादा सरकार को सब्जियां दिया करते थे। क्या? हमारे परिवार का सरकारी खेती का पुराना ठेका था, तभी सरकार हर साल पैसे देती थी। मतलब इतने सालों से ये सब चल रहा था? लेकिन कोई यहां था नहीं, इसलिए सब बंद हो गया। अगले दिन माधव, राघव और महिमा सरकारी दफ्तर जाते हैं। हाँ, आपके परिवार के नाम से पुराना एग्रीमेंट है। इसमें क्या लिखा है साहब? सरकार आपको खेती के लिए सालाना 1.5 से 2 लाख रुपए देती थी। बदले में आपको ताजी सब्जियां सप्लाई करनी होती थी। इतने पैसे? मतलब अगर हम खेती करेंगे तो ये दोबारा शुरू हो सकता है? हाँ, लेकिन इस साल से सप्लाई शुरू करनी होगी। साहब, हम जरूर करेंगे। घर लौटते समय सबके चेहरे खुशी से चमक रहे होते हैं। अब हमारी मेहनत और रंग लाएगी। इसके बाद पूरा परिवार और ज्यादा मेहनत करने लगता है। सुबह खेतों में काम होता है, दोपहर में पानी बनता है और शाम को सब्जियां तोड़ी जाती हैं। आज कितनी सारी भिंडी निकली है, ये सब कल सरकार को जाएगी। अगले दिन नाव में सब्जियां भरकर वो सरकारी गोदाम जाती हैं। काफी ताजी सब्जियां हैं। अरे अभी तो शुरुआत है। धीरे धीरे रोजाना सब्जियां सप्लाई होने लगती हैं। सरकार से पैसे आने शुरू हो जाते हैं। जिंदगी में पहली बार लग रहा है कि अब शायद अच्छे दिन आएंगे। दूसरी तरफ नमक का काम भी तेजी से बढ़ रहा था। समुद्र का पानी सुखाकर और उबालकर वो रोज नमक तैयार करते। जब पानी उठ जाता है तो फिर सफेद नमक बचता है, इसलिए जितना ज्यादा नमक सुखाओगे उतना ज्यादा नमक मिलेगा। एक दिन राघव नाव में बहुत सारा नमक भरकर बाजार जा रहा होता है। नाव आज कुछ ज्यादा हिल रही है, शायद नीचे से कमजोर हो गई है। तभी नाव के नीचे छोटे छेद से पानी अंदर आने लगता है। अरे पानी अंदर आ रहा है, अरे जल्दी नमक बचाओ। लेकिन समुद्र का पानी तेजी से अंदर भरने लगता है, नमक भी गलने लगता है। मनीष भैया किनारे की तरफ मोड़ो। कुछ ही देर में नाव डूबने लगती है। अब क्या होगा? राघव को तैरना आता था, वो जल्दी से पानी में कूद जाता है। भैया लकड़ी पकड़ लो। दोनों किसी तरह तैरते हुए किनारे तक पहुंचते हैं, लेकिन पूरी नाव डूब जाती है। शाम को दोनों थके हुए घर लौटते हैं। क्या हुआ, आप लोग ठीक तो हैं? हमारी नाव डूब गई। क्या? नीचे छेद हो गया था, सारा नमक भी गल गया। भगवान का शुक्र है तुम लोग बच गए। घर में चिंता का माहौल हो जाता है। अब छोटी नाव से काम नहीं चलेगा, हमें बड़ी समुद्री नाव लेनी होगी, लेकिन उसके लिए बहुत पैसे चाहिए। हम मेहनत करेंगे, जरूर खरीदेंगे। अगले दिन से पूरा परिवार और ज्यादा मेहनत करने लगता है। खेतों में अब पहले से ज्यादा सब्जियां उगाई जाती हैं। समुद्र किनारे नमक के बड़े बड़े ढेर बनने लगते हैं। देखो कितना सारा नमक तैयार हो गया और खेत भी कितने हरे हो गए हैं। सरकार को रोजाना सब्जियां भेजी जाने लगी थी। धीरे धीरे उनके पास पैसे जमा होने लगते हैं। लगता है अब हमारी जिंदगी सच में बदल रही है। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। समुद्र के बीचों बीच वो छोटा सा टापू अब धीरे धीरे हरियाली और उम्मीद से भरने लगा था। धीरे धीरे पूरा परिवार टापू की जिंदगी में रम जाता है। अब हर दिन मेहनत से शुरू होता है और उम्मीद पर खत्म होता है। सुबह होते ही खेतों में हलचल शुरू हो जाती है। भाभी जल्दी ये टमाटर वाले खेत में भी पानी डाल दीजिए, धूप तेज हो रही है। हाँ छोटी, अब तो ये खेत अपने बच्चों जैसे लगते हैं।
राघव और मनीष सुबह सुबह नाव लेकर समुद्र से पानी भरकर लाते हैं। अब पहले जैसी परेशानी नहीं लगती क्योंकि अब मेहनत का फल दिखने लगा है। घर के पीछे लगे बड़े ड्रम में समुद्र का पानी उबाला जाता, नीचे आग जलती और ऊपर पाइप से भाप दूसरी टंकी में जाती। जब पानी भाप बनकर ऊपर जाता है तो नमक पीछे रह जाता है, फिर ठंडी टंकी में वही भाप मीठा पानी बन जाता है। हमारी बहू ने तो पूरा विज्ञान ही सीख लिया। मतलब नमक अलग और पानी अलग। हाँ। अब उनके पास साफ पानी की कमी नहीं थी। उसी पानी से खेत सींचे जाते, खाना बनता और घर का काम होता। धीरे धीरे घर भी पहले से बदलने लगा। छोटी, ये दीवार तो अब बिल्कुल नहीं लग रही है, थोड़ा रंग कर देंगे तो और अच्छी लगेगी। रसोई को भी ठीक किया जाता है। पुराना टूटा चूल्हा हटाकर बड़ा चूल्हा बनाया जाता है। अरे अब रसोई में काम करने में भी मजा आता है। पहले तो यहाँ खड़े होते ही दम घुटता था। अब रसोई में तरह तरह के खाना बनने लगा था। आज खेत की ताजी भिंडी बनाई है और साथ में लौकी का रायता भी। वाह, आज तो दावत है। पूरा परिवार बैठकर मजे से खाना खाता है। पहले दाल रोटी के लिए तरसते थे और आज अपनी उगाई सब्जियां खा रहे हैं। भगवान ने आखिर हमारी सुन ली। अब उनके पास बहुत सारी जमीन थी, इसलिए वो अलग अलग जगह खेती करने लगे। कहीं गेहूं बोया जाता तो कहीं चावल, कहीं टमाटर तो कहीं हरी मिर्च। अगर पूरी जमीन पर खेती हो जाए तो बहुत फसल निकलेगी, लेकिन इतने बड़े खेत संभालना अकेले मुश्किल है। क्यों ना आसपास के गरीब लोगों को काम दे दे? हाँ, इससे उनका भी भला हो जाएगा। अगले दिन आसपास के छोटे टापुओं और गांवों के गरीब लोग वहां आने लगते हैं। अरे मालिक, कोई काम मिल जाएगा क्या? हाँ, मालिक नौकर जैसा कुछ नहीं है, जितनी मेहनत करोगे उतना मिलेगा। धीरे धीरे बहुत लोग उनके खेतों में काम करने लगते हैं। अब खेत जल्दी तैयार हो जाते हैं। मजदूरी के बदले वो लोगों को पैसे के साथ ढेर सारा नमक भी देते हैं। इतना साफ नमक हमें पहली बार मिला है। इसे बाजार में बेच देना, अच्छा पैसा मिलेगा। लोग नमक बेचकर अपना गुजारा करने लगते हैं। धीरे धीरे पूरे इलाके में उनके नमक और सब्जियों की चर्चा होने लगी थी। एक तरफ सब्जियों की खेती चलती तो दूसरी तरफ नमक की खेती। समुद्र किनारे बड़े बड़े गड्ढों में पानी भरकर सुखाया जाता। जब सूरज की गर्मी पानी सुखा देती है तो नीचे सफेद नमक बच जाता है। सच में पूरा किनारा सफेद हो गया है। कुछ ही महीनों में परिणाम दिखने लगता है। सरकार की तरफ से खेती के पैसे आ जाते हैं। अरे सच में 1.5 लाख रुपए आए हैं। अब हमारी हालत सच में बदल जाएगी। दूसरी तरफ नमक बेचकर भी उन्होंने काफी पैसे जमा कर लिए थे। अरे अब छोटी नाव से काम नहीं चलेगा। हाँ, हमें समुद्री बड़ी नाव लेनी होगी। कुछ दिनों बाद वो लोग शहर जाकर बड़ी नाव मजबूत खरीदते हैं। वाह, कितनी बड़ी नाव! अब इसमें आराम से सब्जी और नमक जा सकेंगे। नई नाव आने के बाद उनका व्यापार और बढ़ जाता है। अब रोज सुबह नाव में सब्जियां, अनाज और नमक भरकर शहर भेजा जाता। ध्यान से रखना टमाटर दबने न पाए। अरे अब हम छोटे व्यापारी नहीं रहे। धीरे धीरे उनका टापू हरियाली से भरने लगा। शाम को समुद्र की ठंडी हवा चलती और खेतों में हरे पौधे लहराते। सोचो, कभी हम रेगिस्तान में पानी के लिए रोते थे। भगवान इंसान की मेहनत कभी खाली नहीं जाने देता। एक दिन रात को सभी लोग खाना खा रहे होते हैं, तभी टीवी पर खबर आती है। राजस्थान के कई इलाकों में भयंकर सूखा पड़ गया है। लोग पानी और खाने की कमी से परेशान हैं। स्क्रीन पर सूखे गांव दिखाई जाते हैं। अरे ये तो हमारा पुराना गांव है। वहां के लोग कितने परेशान लग रहे हैं। टीवी में प्यास से परेशान बच्चे और खाली मटके दिख रहे होते हैं। हम भी कभी ऐसे ही थे, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। हाँ, आखिर वो हमारा गांव है। हम यहाँ से खाना और पानी लेकर जाएंगे। अगले दिन पूरा परिवार तैयारी में लग जाता है। बड़े बड़े टैंकर्स में साफ पानी भरा जाता है। जितना ज्यादा हो सके उतना पानी ले चलते हैं। दूसरी तरफ बहुएं रसोई में खाना बनाने लगती हैं। भाभी, जल्दी पूड़ियां निकालिए, यहाँ सब पैकेट में भर दो। ढेर सारा खाने के पैकेट तैयार किए जाते हैं। पानी की बोतलें भी रख दी हैं। फिर सब लोग बड़ी नाव में सामान भरकर राजस्थान की तरफ निकल पड़ते हैं।
लंबा सफर तय करके वो अपने पुराने गांव पहुंचते हैं। गांव की हालत बहुत खराब थी। लोग प्यास और भूख से परेशान थे। पानी, थोड़ा पानी। महिमा जल्दी से पानी की बोतल देती है। लीजिए, पानी पी लीजिए। और तुम लोग ये खाना भी ले लीजिए। गांव वाले हैरानी से उन्हें देखने लगते हैं। तुम लोग तो इतने गरीब थे, तुम्हारे पास ये सब कैसे आया? हमारे पूर्वज बहुत अमीर थे, हमें पता ही नहीं था, इसलिए इतने साल यहाँ परेशान रहे। हमने कितना बुरा भला कहा, हमें माफ कर दो। कोई बात नहीं, मुश्किल समय में एक दूसरे का साथ देना चाहिए। पूरा परिवार गांव वालों में खाना और पानी बांटने लगता है। ये लो, खाना खा लो। गांव के लोग खुशी खुशी खाना खाने लगते हैं। आज भगवान ने हमें दूसरों की मदद करने लायक बना दिया है। कुछ दिन तक वो गांव वालों की मदद करते रहते हैं। फिर माधव अपने पुराने घर को देखने जाते हैं। अब ये घर खाली पड़ा है, इसे किराए पर दे देते हैं। हाँ, इससे किसी को रहने की जगह भी मिल जाएगी और किराया भी आता रहेगा। कुछ दिनों बाद उनका राजस्थान वाला घर किराए पर दे दिया जाता है। अब यहां से भी हर महीने पैसे आएंगे। गांव वाले उन्हें सम्मान से विदा करते हैं। तुम लोग सच में बहुत अच्छे निकले। हमने तुम्हें गलत समझा। जिंदगी सबको दूसरा मौका देती है। इसके बाद पूरा परिवार वापस अपने टापू पर लौट जाता है। टापू पर आते ही फिर से काम शुरू हो जाता है। खेतों में मजदूर काम कर रहे होते हैं। कहीं गेहूं कट रहा था तो कहीं सब्जियां तोड़ी जा रही थी। अरे भाई, यहाँ काम करके हमारा घर चल रहा है। मेहनत करने वालों को कभी भूखा नहीं रहना चाहिए। शाम को पूरा परिवार समुद्र किनारे बैठा होता है। सोचो, कभी हमारे पास खाने तक के पैसे नहीं थे और आज दूसरों को भी काम दे रहे हैं। अरे ये टापू अब हमारा असली घर बन गया है। अब जिंदगी में कोई कमी नहीं लगती। समुद्र के बीचों बीच बसा उनका टापू अब मेहनत, खुशियों और हरियाली से भर चुका था। पूरा परिवार मिलकर खेती करता है, लोगों को काम देता है और खुशी से अपने नई जिंदगी जीने लगता है। धीरे धीरे उनका टापू पूरे इलाके में मशहूर हो जाता है। खेतों में हरियाली रहती, समुद्र किनारे नमक की खेती होती और बड़ी नाव रोज सब्जियां बाजार जाती। गांव के गरीब लोग भी उनके साथ काम करके खुश रहने लगते हैं। देखिए माँ जी, अब हमारे घर में कभी खाने पीने की कमी नहीं होगी। ये सब तुम लोगों की मेहनत का फल है। हमने मुश्किलों से हार नहीं मानी, इसलिए आज यहाँ तक पहुँचे हैं। शाम को पूरा परिवार समंदर किनारे बैठकर ठंडी हवा का आनंद लेता है और खुशी खुशी अपनी नई जिंदगी जीने लगता है।